सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका त्रिपाठी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिंगार नगर लखनऊ से। आज हम कक्षा 9 के प्रारंभिक बही खाता के पहले पाठ पुस्त पालन का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले भाग 1 में हमने पुस्त पालन का आशय तथा परिभाषा देखा था। विशेषताएं या मूल तत्व, उद्देश्य, महत्व एवं आवश्यकता या फिर उसे लाभ भी कह सकते हैं। तो इन सारी बिंदुओं पर हमने इसके पहले वाले कक्षा में चर्चा की थी। अब हम अपने आज के विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे आज के अध्याय की रूपरेखा है आदर्श पुस्त पालन प्रणाली के गुण, लेखा कर्म से आशय, पुस्त पालन तथा लेखा कर्म में अंतर और अंत में पुस्त पालन की प्रमुख प्रणालियाँ। तो ये सारी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा के पहला बिंदु है आदर्श पुस्त पालन प्रणाली के गुण। तो ये हमारी चर्चा का पहला बिंदु है। तो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट है सरलता। सरलता, पुस्त पालन प्रणाली जो है वो सरल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए या कठिन नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यापारी या जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, तो वह भी इस प्रणाली को आसानी से समझ सके। इस तरह की ये प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है स्वच्छता एवं स्पष्टता। तो पुस्त पालन प्रणाली जो है स्वच्छ और स्पष्ट भी होनी चाहिए। इसमें बहुत कटिंग या फिर त्रुटि या गलतियां, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप पुस्त पालन करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, तो उसमें जो शब्द आप लिखते हैं या फिर नंबर्स आप लिखते हैं, अमाउंट जो भरते हैं, वो सब क्लियर दिखना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, सुंदर हैंडराइटिंग रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी पॉइंट आप कोई भी जो एंट्री है पहले लिख दिए, फिर उसके नीचे लगातार वो एंट्री लिखते जा रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसमें स्पष्टता और स्वच्छता दोनों ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है शीघ्रता। शीघ्रता, पुस्त पालन प्रणाली इस तरह से लिखी जानी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि जब भी व्यापारी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, पुस्त पालन से रेफ़र करना हो उसे किसी भी चीज़ के बारे में, तो वह शीघ्र पुस्त पालन को देखकर शीघ्र कोई भी निर्णय ले सके। समझ गए बच्चों? अगला पॉइंट है मितव्ययिता। मितव्ययिता बच्चों वो होता है जहाँ पर हम ज़्यादा व्यय नहीं करते हैं। जितना काम है उतना ही व्यय करें, ना बहुत कम और ना बहुत अधिक, उसे कहते हैं मितव्ययिता। तो पुस्त पालन प्रणाली भी मितव्ययी होनी चाहिए, अर्थात ज़्यादा अधिक व्ययशील नहीं होनी चाहिए, अधिक खर्चवान नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? और व्यापार की स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। अगर व्यापार जो है वह व्यापार में ज़्यादा वृद्धि नहीं है, छोटे स्तर का व्यापार है, तो पुस्त पालन प्रणाली भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। और अगर व्यापार जो है बड़े स्तर का है, तो उसके अनुकूल आप पुस्त पालन प्रणाली भी अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों? अगला पॉइंट है लोचदार। पुस्त पालन प्रणाली लोचदार भी होनी चाहिए, अर्थात हम अपने व्यापार के अनुसार उसमें कमी भी कर सकते हैं या उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पुस्त पालन प्रणाली जो है लोचदार होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक।
पुस्तपालन प्रणाली वैज्ञानिक, पूरी तरह से वैज्ञानिक होनी चाहिए। यह सिद्धांत, तो इसकी जो सिद्धांत और नियम है उसमें जो है स्थिरता रहनी चाहिए और निश्चितता रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो उसकी सिद्धांत हैं आज दूसरे हैं और कल बदल गए, या फिर नियम हैं आज दूसरे हैं और कल बदल गए। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुस्तपालन प्रणाली जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक रहनी चाहिए। आप जानते हो विज्ञान में जो फॉर्मूले या जो सिद्धांत, जो नियम दिए गए हैं वो हमेशा के लिए दिए गए हैं, वो चेंज नहीं होते हैं रोज़। इसी तरह से पुस्तपालन प्रणाली भी पूरी तरह से वैज्ञानिक होनी चाहिए। अगला है पूर्णता। पुस्तपालन प्रणाली में पूर्णता होनी चाहिए, वह आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से भी जिस नियम या सिद्धांत से वो बनाई जाती है वह अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, और वो उसका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए वह बनाई जाती है, पुस्तपालन प्रणाली जिस उद्देश्य से की जाती है, पुस्तपालन जिस उद्देश्य से किया जाता है वह उन उद्देश्यों की पूर्ति करे। समझ गए? तो इसीलिए इसमें पूर्णता भी होनी चाहिए। और अगला है अनुकूलता। अनुकूलता अर्थात बच्चों जो व्यापार के भावी या प्रेजेंट, भावी अर्थात भविष्य में, ठीक है, भविष्य में और प्रेजेंट की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करे, उसके अनुकूल हो पुस्तपालन प्रणाली, व्यापार के अनुकूल पूरी तरह से होनी चाहिए, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। बच्चों अब हम अपने चर्चा के अगले बिंदु पर आ रहे हैं जो है लेखा कर्म से आशय। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों पुस्तपालन। पुस्तपालन को अंग्रेजी में हम बुक कीपिंग कहते हैं, और ये अगला टॉपिक है लेखा कर्म से आशय। पुस्तपालन का अगला भाग जो होता है वही होता है लेखा कर्म। जहाँ पर पुस्तपालन खत्म होता है वहीं से लेखा कर्म शुरू किया जाता है। लेखा कर्म को हम अंग्रेजी में अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये लेखा कर्म होता है। अब देखिए लेखा कर्म से क्या आशय है। लेखा कर्म का आशय वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों एवं घटनाओं के मौद्रिक स्वरूप का लेखा करने, वर्गीकरण करने तथा सारांश तैयार करने से है, जिससे कि एक निश्चित अवधि के उपरांत लाभ हानि का निर्धारण हो सके, व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर इनके परिणामों से उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। ठीक है बच्चों, तो लेखा कर्म से क्या आशय है? लेखा कर्म का जो आशय है वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों एवं घटनाओं के मौद्रिक, इस पर ध्यान दीजिएगा, मौद्रिक स्वरूप का लेखा करने। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आप ये जो लेखा कर्म का आशय है इसको आप 3 भागों में भी वो डिवाइड कर सकते हैं, तब आपको पढ़ने में या समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे पहला भाग हमने ये डिवाइड कर लिया कि लेखा कर्म का जो आशय है वित्तीय स्वभाव वाले, वित्तीय अर्थात जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, स्वभाव अर्थात उसका गुण जो है। ठीक है, तो वित्तीय स्वभाव वाले लेन देनों को, जो लेन देन व्यवहार होते हैं, व्यापार में लेन और देन होता है, तो उनसे और कैसे लेन देन, वित्तीय स्वभाव वाले फाइनेंस रिलेटेड लेन देन एवं घटनाओं के मौद्रिक स्वरूप का लेखा करने से। ठीक है, मौद्रिक स्वरूप अर्थात वह जो लेन देनों का लेखा है वह मुद्रा के रूप में लिखा जाएगा, अमाउंट्स में, ठीक है, रुपीस में लिखा जाएगा, तो उसी को कहते हैं मौद्रिक स्वरूप में लेखा करने से। नेक्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं वर्गीकरण करने तथा सारांश तैयार करने से है, और लेखा करने के बाद मौद्रिक रूप में जब उसका लेखा करते हैं उसके बाद उसका वर्गीकरण भी किया जाता है कि किस वर्ग में कौन से एंट्रीज आती हैं या कौन से व्यवहार आते हैं। ठीक है,
तो वर्गीकरण करने से तथा सारांश तैयार करने से है, और अंत में जब वर्गीकरण करेंगे तो अंत में क्या होता है, किसी भी चीज़ का सारांश तैयार करते हैं। ठीक है, तो सारांश तैयार करने से है, जिससे अब ये हम आखिरी भाग अपने आशय का लेते हैं, जिससे कि एक निश्चित अवधि के उपरांत, जिससे कि क्या होता है, एक निश्चित अवधि की, निश्चित अवधि मतलब व्यापार का एक निश्चित अवधि जो होती है वो 1 साल का निश्चित अवधि माना जाता है। ठीक है, तो एक निश्चित अवधि के बाद उपरांत अर्थात बाद में लाभ हानि, अब लास्ट में क्या करते हैं व्यापार में हम लोग लाभ हानि और उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो व्यापार के लाभ हानि का पता कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति, वित्तीय अर्थात आर्थिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति का पता लगाकर इनके परिणामों से उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। अब इसका जो परिणाम आता है उससे ही उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लाभ अधिक है या हानि हो रही है, या फिर आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यापार में दायित्व अधिक है या व्यापार की संपत्ति अधिक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार और आगे कैसे बढ़ाना चाहिए या फिर व्यापार बंद कर देना चाहिए, ये जो भी निष्कर्ष व्यापारी को निकालना रहता है, इसी के आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने इस स्लाइड में हम एक और चीज़ देखेंगे। अंत में देखो, जहाँ पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहीं से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। अर्थात पुस्तपालन क्या होता है, सिर्फ एंट्री करना, बुक में लिखना, रोजमर्रा की जो भी लेन देन व्यवहार है उसको पुस्तपालन में लिखना होता है। उसके बाद उसका जो फाइनल कैलकुलेशन होता है, ठीक है, उस पर फाइनल रिजल्ट जो निकाला जाता है वो लेखाकर्म के द्वारा ही निकाला जाता है। समझ गए बच्चों? तो जहाँ पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहीं से लेखा कर्म का कार्य शुरू होता है। अब हम आते हैं लेखा कर्म के अंतर्गत जो जिन कार्यों का समावेश किया जाता है उस विषय पर हम आते हैं। ठीक है, तो लेखा कर्म के अंतर्गत निम्न कार्यों का समावेश किया जाता है। तो पहला कार्य क्या है, पुस्तपालन की प्रविष्टियों की जांच करना। पुस्तपालन में जो भी प्रविष्टि की गई हैं अर्थात जो भी एंट्रीज की गई हैं उसकी जांच करना, ये होता है लेखा कर्म का पहला कार्य। दूसरा कार्य है तलपट तैयार करना। तलपट अर्थात ट्रायल बैलेंस। लेखा कर्म का दूसरा कार्य क्या है, तलपट तैयार करना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। सॉरी, हिंदी में नहीं बच्चों, अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में हम तलपट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस जो है वो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आपका ट्रायल बैलेंस भी आएगा कुछ पाठों के बाद में, तो इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि ये भी एक अकाउंट से रिलेटेड ही एंट्री, मतलब इसमें भी एंट्रीज की जाती हैं। ये भी एक जैसे खाता है वैसे खाते की तरह ही यह भी होता है, ट्रायल बैलेंस भी। फिर व्यापार खाता या माल खाता बनाना। व्यापार खाता और माल खाता भी बनाया जाता है। जिस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाया, तलपट तैयार की जाती है, उसी तरह से व्यापार खाता बनाया जाता है और फिर माल खाता भी बनाया जाता है। व्यापार खाता अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम आते हैं आर्थिक चिट्ठा बनाना, और आर्थिक चिट्ठा भी बनाया जाता है इसमें। आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट। तो ये सारी चीज़ें, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, ये आप अपने 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। फिर समायोजन के लेखे करना। समायोजन अर्थात अगर जैसे कोई गलत एंट्रीज हो गई हैं या फिर कुछ त्रुटि हो गई है पुस्तपालन में, तो उसको किस तरह से दूसरा लेखा करके या दूसरा लेन देन को थोड़ा सुधार करके उसी में समायोजित कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं समायोजन के लेखा करना। ठीक है, तो समायोजन के लेखे करना ये भी आप 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे डिटेल में।
फिर अशुद्धियों के सुधार के लेखे करना, जहाँ पर भी अशुद्धियाँ होती हैं उसमें भी अगर कोई सुधार की जा सकती है, सुधार किया जाता है, तो उसका भी लेखा हम किसके लेखाकर्म के अंतर्गत ही करते हैं। और लास्ट में है परिणामों से निष्कर्ष निकालना आदि। अब जो भी परिणाम आता है, जैसे आर्थिक चिट्ठा हम अंत में बनाते हैं, लाभ हानि खाता अंत में बनाते हैं, तो उससे जो भी परिणाम निकलता है उससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यापार में आगे क्या करना है व्यापारी को। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, पुस्तक पालन तथा लेखाकर्म में अंतर। यहाँ पर बच्चों देखिए अंतर के यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे पुस्तक पालन और लेखाकर्म का कॉलम दिया गया है। तो पहला पॉइंट है अंतर का, जो पहला पॉइंट है वो है अवधि। अवधि अर्थात टाइम पीरियड। तो पुस्तक पालन में देखिए इसके अंतर्गत दैनिक व्यवहारों को नियमानुसार लिखा जाता है, अतः इसकी अवधि 1 दिन की होती है। तो पुस्तक पालन में जो दैनिक व्यवहार है वह नियमित रूप से लिखे जाते हैं। दैनिक अर्थात हर दिन का, ठीक है, डेली। तो डेली के जो व्यवहार हैं, लेन देन है, वो लिखे जाते हैं, इसीलिए इसकी जो अवधि है वो 1 दिन की मानी जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे लेखाकर्म। लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, अतः इसकी अवधि 1 वर्ष की होती है। तो लेखाकर्म में हम लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो है वर्ष के अंत में तैयार की जाती है। ठीक है। तो इसीलिए लेखाकर्म की अवधि प्रायः 1 वर्ष की होती है और पुस्तक पालन की अवधि जो है 1 दिन की होती है। अगला पॉइंट है विषय सामग्री। लेन देनों का लेखा खाता बही में खतौनी एवं उनके योग व शेष निकालना। तो पुस्तक पालन का विषय सामग्री क्या है? लेन देनों का लेखा करना, ठीक है, लेन देनों का जो भी लेखा होता है वो करना। फिर खाता बही में खतौनी, खाता बही में खतौनी करना, ये भी एक कार्य है। और दूसरा है एवं उनके योग का शेष निकालना, और जो भी उनका योग होता है, जो एंट्रीज की जाती हैं, उनका योग जितना होता है वो निकालना, ये होता है विषय सामग्री पुस्तक पालन के अंतर्गत। और अब लेखाकर्म के अंतर्गत लिखे गए लेन देनों की जांच करना। जो भी लेन देन लिखे जाते हैं पुस्तक पालन के अंतर्गत, उसकी जांच करना, खतौनी एवं तलपट के योगों की जांच करना। लेखाकर्म में जो भी एंट्रीज पुस्तक पालन में की जाती है, तो लेखाकर्म में यही इन्हीं एंट्रीज की जांच की जाती है, जोड़ा जाता है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कार्य। व्यवहारों का नियमबद्ध एवं क्रमबद्ध ढंग से हिसाब की पुस्तकों में लिखा जाना। इसका क्या कार्य होता है पुस्तक पालन का? जो भी व्यवहार हैं उनको नियमबद्ध और क्रमबद्ध अर्थात नियम के अनुसार और क्रम के अनुसार किसमें हिसाब की पुस्तकों में लिखा जाता है, जो डेली का व्यवहार होता है, लेन देन होता है। और लेखाकर्म के अंतर्गत पुस्तक पालन से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके वित्तीय विश्लेषण की जाती है, सूचनाओं का वित्तीय स्थिति की ज्ञात की जाती है। और इसमें लास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन पुस्तक पालन से मिलता है उसके अकॉर्डिंग वित्तीय स्थिति की जांच की जाती है। समझ गए बच्चे? जैसे लाभ हानि खाता और व्यापार खाता, आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, तो इससे व्यापार की वित्तीय स्थिति का जो है ज्ञात होता है। समझ गए बच्चों? अगला टॉपिक है सुधार एवं समायोजन लेखे। तो पुस्तक पालन में सुधार एवं समायोजन लेखों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। पुस्तक पालन के अंतर्गत कोई भी सुधार एवं समायोजन के लेखे नहीं होते हैं। इसमें बस डेली जो भी लेन देन या व्यवहार होते हैं उन्हीं की प्रविष्टि की जाती है। समझ गए बच्चों? और लेखाकर्म में सुधार एवं समायोजन लेखों को सम्मिलित किया जाता है। लेखाकर्म का यही काम है कि जो भी पुस्तक पालन में त्रुटियां या गलतियां हो उनका सुधार और समायोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम खाते। तो व्यापार, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा नहीं आता। तो इसके अंतर्गत पुस्तक पालन के अंतर्गत
कोई भी अंतिम खाते नहीं आते हैं, जैसा कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, इन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। ये आप अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये तीनों खाते जो हैं अंतिम खाते, ये पुस्तपालन के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि इसके विपरीत लेखाकर्म में व्यापार, लाभ हानि तथा आर्थिक चिट्ठा तीनों ही बनाए जाते हैं। सारे अंतिम खाते लेखाकर्म के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, विशेष ज्ञान। तो पुस्तपालन के अंतर्गत विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे डेली का जो लेन देन या व्यवहार है उसकी सिर्फ प्रविष्टि करनी है, एंट्री करनी है। ठीक है, पुस्तपालन की पुस्तक में एंट्री करनी है। लेकिन तो इसीलिए पुस्तपालन में कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लेखाकर्म में विशेष ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक तकनीकी काम है, इसमें कैलकुलेशंस की जाती है। लेखाकर्म के अंतर्गत कैलकुलेशंस किया जाता है, इसीलिए इसमें इसका विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। और ट्रेनिंग भी ली जाती है लेखाकर्म के लिए। जो अकाउंटेंट, आप जानते होंगे बच्चों, बड़ी बड़ी कंपनीज में अकाउंटेंट नियुक्त किए जाते हैं, कई सरकारी अकाउंटेंट भी होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल पढ़ाई की जाती है, ट्रेनिंग ली जाती है, तभी वह अकाउंटेंट बन सकते हैं। और ये जो है पुस्तपालन जो है, ये सिर्फ एक लिपिकीय कार्य है, क्लर्कियल वर्क है, जो कोई भी साधारण पढ़ा लिखा इंसान भी आराम से कर सकता है। अगला है पारस्परिक संबंध। यह लेखाकर्म से स्वतंत्र है। पुस्तपालन जो है लेखाकर्म से बिल्कुल स्वतंत्र है। पुस्तपालन करने में लेखाकर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसके विपरीत लेखाकर्म जो है यह पूर्णतया पुस्तपालन पर निर्भर होता है। लेखाकर्म जो है पुस्तपालन पर पूरी तरह से निर्भर होता है। जब तक पुस्तपालन नहीं किया जाएगा तब तक लेखाकर्म हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो इसीलिए यह पूर्णतया पुस्तपालन पर निर्भर होता है। तो ये हमने देखा बच्चों पुस्तपालन तथा लेखाकर्म में अंतर। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, पुस्तपालन की प्रमुख प्रणालियां। तो पुस्तपालन की प्रमुख प्रणालियां यहाँ पर दी गई हैं बच्चों। 4 प्रणालियां हैं। पहला है रोकड़ प्रणाली, दूसरा है इकहरा लेखा प्रणाली, तीसरा है दोहरा लेखा प्रणाली और चौथा है भारतीय बहीखाता प्रणाली। तो हम अब शुरू से देखेंगे। तो पहला जो है रोकड़ प्रणाली, इसमें यह प्रणाली सामान्य उन्हीं व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनके यहाँ लेन देन पूर्ण रूप से नगद या रोकड़ में होते हैं। तो यह जो प्रणाली है रोकड़ प्रणाली, यह उन्हीं व्यापारी द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनके यहाँ पर लेन देन पूर्ण रूप से रोकड़ या कैश में की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गैर व्यापारिक संस्थाएं भी इनका प्रयोग करती हैं, जैसे क्लब, अस्पताल, विद्यालय आदि। तो इन सारी जगहों पे रोकड़ प्रणाली का यूज़ किया जाता है जहाँ पर सिर्फ कैश का लेन देन होता है। समझ गए बच्चों? और इसमें आय व्यय तथा प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। इसमें कौन कौन से खाते? आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाता, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस वाले खाते, और प्राप्ति जो हमें मिला है और जो हमें भुगतान करना है वो खाते इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो ये पुस्तपालन की ये पहली प्रणाली है। इस प्रणाली में पुस्तपालन किया जाता है और क्लब, अस्पताल, विद्यालय आदि इन सभी जगहों पर यही प्रणाली यूज़ की जाती है। अगला है इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली, यह प्रणाली उन्हीं व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनके यहाँ वर्ष के अंत में व्यापार, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा न बनाकर केवल रोकड़ की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जाती है। तो यह प्रणाली जो है केवल उन्हीं व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनके यहाँ पे कोई भी अंतिम खाते नहीं बनते हैं, जैसे लाभ हानि, व्यापार खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये तीनों चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, बस केवल रोकड़ की वास्तविक स्थिति, रोकड़ कितना है व्यापार में, कितना बैंक में है, इसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए ये इकहरा लेखा प्रणाली यूज़ में लाई जाती है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली। ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसी को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग ही पूरे विश्व में प्रख्यात है, यही ज़्यादातर यूज़ में लाई जाती है। समझ गए? और यही आपको भी पढ़ाया जाएगा। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन को ऋणी एवं धनी, ठीक है, दोनों पक्षों में लिखा जाता है। तो ये इस प्रणाली को
ऋणी और धनी, इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, इसीलिए इसको डबल एंट्री कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, ऋणी और धनी कॉलम होते हैं, ठीक है। तो 2 कॉलम में लिखे जाते हैं इसकी एंट्रीज को। और अगला है, विश्व में यह सबसे अधिक लोकप्रिय प्रणाली है। पूरे विश्व में यही सबसे अधिक लोकप्रिय प्रणाली है जिसे लोगों ने अपनाया है, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग या फिर दोहरा लेखा प्रणाली। अब आता है भारतीय बही खाता प्रणाली। इसका प्रादुर्भाव भारत में हुआ था। प्रादुर्भाव अर्थात इसका जन्म जो है भारत में हुआ था इस प्रणाली का, और इसमें इसीलिए इसको भारतीय बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। लंबी बहियों अर्थात लंबी बही खाता, जो बुक्स वगैरह होती हैं अकाउंटिंग की या पुस्तकालन के लिए, तो इसमें लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है। और लेन देनों को प्रांतीय भाषाओं में लिखा जाता है, और जो भी लेन देन होता है, जैसे जिस प्रांत में जिसका बिजनेस है उसी प्रांतीय भाषा में लिखा जाता है। जैसे यूपी वाले हिंदी में लिखेंगे और तमिलनाडु वाले तमिल में लिखेंगे, तो इसी तरह से प्रांतीय भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें। केवल भारत में ही यह प्रचलित है, और यह प्रणाली जो है केवल भारत में ही प्रचलित है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब हम अपने गृह कार्य पे आते हैं। आपके गृह कार्य में मैंने आपको 3 प्रश्न दिए हैं, या आपको अपनी नोटबुक में करना है तथा इसको याद भी करना है। तो पहला प्रश्न है, आदर्श पुस्तकालन प्रणाली के गुण आपको बताने हैं, ठीक है। तो जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था वही है आदर्श पुस्तकालन प्रणाली के गुण। और दूसरा है, लेखाकर्म का आशय स्पष्ट करते हुए पुस्तकालन तथा लेखाकर्म में अंतर। पहले लेखाकर्म का आशय स्पष्ट करेंगे आप, और उसके बाद दोनों में अंतर जो मैंने आपको समझाया था वो लिखेंगे। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। और दोहरा लेखा प्रणाली जो अभी बताया मैंने आपको, डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसको आप स्पष्ट करेंगे, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमारा विषय यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब अगले भाग में हम इसके आगे के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, ये जो प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा ऐप पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय में संबंधित जो भी प्रश्न हैं या अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जाना चाहिए। और अगर आपको किसी भी बिंदु पर स्पष्टता की आवश्यकता है तो आप अपने शिक्षक से ऑनलाइन क्लासेस द्वारा या व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस द्वारा इसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर प्रस्तुत वीडियो YouTube चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर आप ये वीडियो जो है आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पे उपलब्ध है। YouTube पर आप ये टाइप करेंगे और इसमें सब्जेक्ट टाइप करेंगे, आपको जिस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियो देखना है तो ये आप देख सकते हैं। समझ गए बच्चों? धन्यवाद।